नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आप लोगों ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक का तो नाम सुना ही होगा। पिछले कुछ समय से भारत में चल रहे एक्स मुस्लिम मूवमेंट के सबसे पॉपुलर फेसेस में एक थे। 27 फरवरी 2026 को सुबह 7:50 पर वे अपने घर पर लेटे हुए थे कि हेलमेट लगाए बुनियाद अली के दो बेटे जिशान अली और गुलफाम अली वहां पहुंचे और सलीम वास्तविक पे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। हमला करने वाले दोनों ज़ॉम्बीज़ कितनी प्लानिंग से आए थे कि उन्होंने सलीम की कार्टोइड आर्टरी ही काट दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आर्टरी वो आर्टरी होती है जो दिमाग तक खून पहुंचाती है और यहाँ काटने पे बॉडी में सबसे तेजी से खून यहीं से निकलता है। पहले सलीम को इन्होंने चाकुओं से गोदा, उसके बाद वहीं पास रखे स्टूल से वो सलीम के सिर को कूचने का प्रयास करने लगे। डॉक्टर से जो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ ट्रैकियल एंड फेरिंगल इंजरी, एयर इन चेस्ट कैविटी, लीवर इंजरी एंड जेजुनल इंजरी, कुछ ऐसा होता है। ये सब चोटें जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सलीम वास्तविक के साथ उस हमले में जो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखी उसमें दोनों ज़ॉम्बीज़ जिशान और गुलफाम सलीम को स्टैब करते हुए बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हैं कि बता हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मेरे नबी की लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी तो फिलहाल कोई भी ब्लास्फेमी का कानून नहीं है और भाईजानों ने काफिरों पे एक अनसेड इमरजेंसी इंपोज कर रखी है कि भाई काफिर सब कुछ कर सकते हैं पर नबी का सच नहीं बोल सकते, वरना वो गुस्ताखी हो जाएगी और उसकी सजा सरतन से जुदा है, जैसा कि ये सब अपने लक्षणों से हमको दिखाते हैं। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक इस वक्त भी वेंटिलेटर पर। सलीम के गर्दन और लीवर में गहरे घाव हैं जिनको भरने में लंबा वक्त लगेगा। सलीम वास्तविक को तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया, सर्जरी हुई। उसके बाद उन्हें बेटर केयर मिल सके उसके लिए उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पे उनको होश भी आ गया है। साथ ही खुशी की बात यह है कि सलीम वास्तविक जो है वो आवाज सुन के रिएक्ट कर ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर और मजबूती से इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और उन पे हमला करने वाले जो दोनों ज़ॉम्बीज़ थे वो मात्र 72 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया। इसलिए भी मेरे गुरु कहते हैं कि सत्ता सदैव अपनों के हाथ में ही होनी चाहिए, पावर सदैव अपने से फेवरेबल लोगों के पास ही होनी चाहिए। वरना सोचिए, अगर राज्य में भाजपा के बदले सपा की सरकार होती तो क्या एनकाउंटर होता? एनकाउंटर छोड़िए, उत्तर प्रदेश पुलिस आजम खान के फोन पे सलीम वास्तविक को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में जेल में डाल के सड़ा रही होती। खैर, इन दोनों ज़ॉम्बीज़ के एनकाउंटर होने के बाद इनके बाप बुनियाद अली का एक वीडियो सामने आया जिसमें पत्रकार उससे पूछता है कि भाई आपके चेहरे पे कोई गम तो दिख नहीं रहा है कि भाई आपने अपने दो बेटे खो दिए हैं। तो जानते हैं वो बुढ़ा ज़ॉम्बी जवाब में क्या कहता है? वो कहता है कि तारीख बताऊं आपको इस्लाम की, हुसैन ने 72 लाशें अपने कंधे पर बिठाई थी, अगर वो टूट जाते तो यानी इसके दो बेटों के एनकाउंटर का इसको कोई गम नहीं है। उल्टा ये चौड़ में है कि शायद इसे अपने दोनों लड़कों के क्रेडिट कार्ड पे इसे भी हमेशा वर्जित रहने वाली हूरें मिल जाए मरने के बाद। शायद तारीख बताऊं इस्लाम की, हुसैन ने 72 लाशें अपने कंधे पर बिठाई। आज तक आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मेरे ख्याल से अब सरकारों को इससे एक कदम आगे बढ़ के प्रिवेंटिव एनकाउंटर टाइप शुरू करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, जिसमें बुनियाद अली और उसके जैसे पोटेंशियल ज़ॉम्बीज़ पहले ही ठोक दिए जाएं। खैर, आप में से जो भी लोग रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का थोड़ा सा भी सच जानते होंगे, वो सलीम वास्तविक पे हुए इस हमले से आश्चर्यचकित तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे। कैसे? जब मैंने सलीम पे हुए हमले की जानकारी अपने गुरु को दी तो उनका जवाब आया कि ये तो होना ही था। An apostate is to be killed by any and every Muslim on sight। पर हिस्ट्री में हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के लिए ना तो ये कोई पहला हमला हुआ है और ना ही अंतिम, और ना ही ये कोई रिसेंट फेनोमेना है। जी, ये 1400 साल से चला आ रहा है। ये उतना ही पुराना है जितना कि रिलीजन के बुरके में घूम रहा माफिया गैंग पुराना है। जैसे अस्मा बिन्त मरवान नाम की एक महिला कवित्री थी, वो सरतन से जुदा जी की कंटेम्पररी थी। उसने उनके और उनके फॉलोअर्स को मॉक करते हुए एक कविता लिख दी थी, शी वॉज किल्ड बाय द ज़ॉम्बीज़ फॉर डूइंग। ऐसे ही काब इब्न अल अशरफ करके एक कवि हुए, मदीना में रहते थे। इन्होंने सरतन से जुदा जी पे एक सैटेरिकल पोयम लिख दी, इनकी भी ज़ॉम्बीज़ द्वारा हत्या कर दी गई। ऐसे ही एक अबू अफाक नाम के एक बुजुर्ग कवि हुए, बैटल ऑफ बदर के बाद उन्होंने हुजूर को क्रिटिसाइज करते हुए कोई पोयम लिख दी थी, इन्हें भी मार दिया गया। ये तीनों हुजूर के समकालीन थे और इन तीनों की किलिंग्स को उनका सैंक्शन भी प्राप्त था। अब कुछ रिसेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयान हिर्सी अली नाम की एक ब्रेव महिला है, वो और थियो वॉन गॉग नाम का एक डच फिल्म मेकर, ये दोनों मिलकर सबमिशन नाम की एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे टू प्रोटेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड द परसीव्ड ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन इस्लामिक सोसाइटी।
26 साल के जॉम्बी मोहम्मद बोयरी ने 2 नवंबर 2004 को थियो वॉन गॉग को पहले तो गोली मारी, उसके बाद चाकुओं से गोद दिया और उसके बाद उनके सीने पे एक कागज चाकू के साथ गाड़ के चला गया जिस पर लिखा था अयान हिरसी अली वी आर कमिंग फॉर यू। इस घटना को आज 22 साल हो चुके हैं। तब से अयान हिरसी अली 24/7 सिक्योरिटी में रहती है। ऐसे ही पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का एक गवर्नर था, नाम था सलमान तासिर। उसने ब्लास्फेमी की दोषी आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला को डिफेंड कर दिया था। He was assassinated by his own bodyguards for defending Asia Bibi, a woman accused of blasphemy and criticizing Pakistan's blasphemy laws। ये 2011 की बात है। चार्ली हेब्दो वाला केस तो आप लोग भूले नहीं होंगे। सर तन से जुदा जी के सैटेरिकल कार्टून छाप दिए थे, मैगजीन के हेड ऑफिस पे हमला हुआ, 12 लोग मारे गए, उसमें कार्टून बनाने वाले दोनों कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। ये 2015 की बात है। ऐसे ही फ्रेंच टीचर सैमुअल पैटी का नाम भी शायद आप लोग जानते होंगे। इन्होंने क्लास में फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए सर तन से जुदा जी के कुछ कार्टून क्लास में दिखा दिए थे। इसी जुर्म में इनकी भी हत्या कर दी गई। ये 2020 की बात है। सलमान रश्दी पे 12 अगस्त 2022 को सैटेनिक वर्सेस लिखने के अपराध में न्यूयॉर्क में लगभग 34 साल बाद हमला हुआ। हमले में बाल बचे। जब से इनके खिलाफ फतवा निकला था तब से ये हाइडिंग में 24/7 हाई सिक्योरिटी में रह रहे थे। खैर सिक्योरिटी में तो पमेला गेलर को भी रहना पड़ता है, जिन्होंने सर तन से जुदा जी की पेंटिंग बनवाने का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। भारत में कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नूपुर शर्मा ETC हम जानते ही हैं। सोचिए माफिया गैंग कैसे काम करता है कि ऋषि रॉबर्ट स्पेंसर, जो अपनी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखते हैं, he was poisoned in Iceland in May 2017 after delivering a lecture on the jihad threat। 7-8 साल पहले जब मैंने इस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के बारे में लिखना बोलना शुरू किया था तो मेरे गुरु ने मुझे वार्न किया था। उन्होंने मुझे कहा था भाई तुम इसमें मत उतरो, तुम अपनी रोजी रोटी का देखो, भाई ये लड़ाई मैं समाप्त करके जाऊंगा। मैं नहीं माना, मैंने कहा भाई मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपना गिलहरी वाला जो योगदान है वो इस लड़ाई में दूं। तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था कि भाई फाइट अगेंस्ट माफिया गैंग मैस्करेडिंग एज रिलीजन कैन नॉट बी अ मीन्स टू कैरियर। वंस यू टेक अप दिस फाइट इट इज योर ओनली कैरियर। यू हैव टू गिव अप नॉट ओनली एवरीथिंग एल्स, you have also to give up normal life as we know it. Think through the end game before you choose, because once you have made this choice it will no longer be even your choice to unmake. Anything less than above and you are a weakness, a drag, a dead weight, not strength of dharma। अच्छा, ये मैं आपको डराने या हतोत्साहित या भयक्रांत करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में माफिया गैंग का इलाज कैसे होगा उसका संकेत आपको दे जाऊंगा। यदि आप समझ सकेंगे तो आप उस संकेत को पकड़ लेंगे। ठीक, वैसे तो ये बात मैं आपको फिजिकली मिलके ही बताता, पर मुझे लगा कि भाई संकेत तो वीडियो में दे ही दूं, वरना सलीम वास्तविक पे हुए हमले और होते रहेंगे। युद्ध में खून बहेगा हम भी जानते हैं, युद्ध में चुम्मा नहीं मिलेगा हमें बहुत क्लियर पता है। पर हर ज़ॉम्बी अटैक के बाद ब्रॉयलर चिकन बन चुके हिंदू समाज में थोड़ा भय और बैठ जाता है। समस्या इस चीज़ से। मुझे याद है जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जब कन्हैया लाल को मार दिया गया, जब नूपुर शर्मा का पुतला फांसी पर लटका दिया गया, ऐसे जितने ज़ॉम्बी अटैक हुए उनके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेरे 5-10 शुभचिंतकों के मैसेज और फ़ोन ना आए हो कि भाई तुम अपना ख्याल रखना, ज़्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ही ने सारा ठेका नहीं ले रखा है। मैं उनका कंसर्न समझता हूँ और आप लोगों के पास भी ऐसे कंसर्न जाहिर करते हुए आपके भी जो शुभचिंतक है वो फ़ोन फान करते ही होंगे। जिस दिन सलीम वास्तविक पे हमला हुआ फिर मैंने उनकी वो फ़ोटोज़ देखी, फिर मेरी वहाँ पर लोगों से बात हुई तो मैंने इस पर काफ़ी सोचा। फिर मुझे एक बात ध्यान में आई कि भाई इंटरनेट नामक अवतार आने के बाद अब काफिरों के अंदर रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग के बारे में बहुत जागृति आई है। बहुत सारे लोग अब इस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का सच ओपनली लिख बोल रहे हैं, पर इसके बाद की स्टेप पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप ही मुझे बता दो, आपने किसको समाधान बताते हुए सुना है कि भाई इस तरीके से ऐसे इसका इलाज होगा? क्योंकि जितनों को मैं जानता हूँ और मैं अधिकांश हिंदू योद्धाओं को जानता हूँ, 2 को छोड़ के कोई नहीं मिला जिसने इनका इलाज क्या हो कैसे हो फिगर आउट कर लिया है। असल में इंटरनेट से माफिया गैंग का सच तो पता चल सकता है, इनफैक्ट काफ़ी सरल हो गया है सच पता करना, पर समाधान आपको इंटरनेट नहीं बताया। और फिलहाल तो ये AI के भी बस में नहीं। जैसे मैंने सलीम वास्तविक से ही पूछा था जब मैंने उनका पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट के बाद कि भैया आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने बताया था लोनी। तो मैंने तुरंत कहा था कि भाई उधर तो भाईजान बहुत हैं, आपको कहीं और शिफ्ट करा देते हैं जहाँ भाईजान नाम मात्र के हो, ताकि आपकी थोड़ी सेफ्टी रहेगी। तो भाई ने कहा कि भाई जी जिस दिन ऐसी नौबत आएगी उस दिन दुनिया छोड़ देंगे। भाई की बहादुरी पर कोई डाउट नहीं है, इनफैक्ट सम्मान है भाई की बहादुरी का। पर उस जवाब ने मुझे ये भी बता दिया था कि सलीम भाई समस्या तो जानते हैं, समस्या बता भी देंगे, पर समाधान क्या है और कैसे होगा वहां तक अभी इनका भी पहुंचना बाकी है।
और यही हाल अधिकतर योद्धाओं का है। अच्छा, जो भी लोग स्टेट के भरोसे बैठे हैं, किसी सरकार के भरोसे बैठे हैं कि भाई इस माफिया गैंग से वो लड़ लेंगे, तो जी सॉरी टू से, ना तो आप माफिया गैंग को जानते हैं और ना ही आप ये समझ पाए हैं कि स्टेट कैसे काम करता है। एक छोटा मोटा राहुल गांधी ऑफ द ईयर अवार्ड तो आपको भी मिलना चाहिए। जब मैंने अपने गुरु से पूछा था कि भाई इसका समाधान क्या है, इसका इलाज कैसे होगा, तो उन्होंने मुझको डायरेक्ट जवाब नहीं देते हुए मुझसे बस इतना कहा था कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैव सिंपलेस्ट, मोस्ट एलिगेंट एंड लोवेस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन इफ यू थिंक लाइक द वे यू हैव नेवर थॉट बिफोर, नॉट द वे यू आर टॉट टू थिंक, not the way everybody thinks, not the way the greatest have thought so far, not in the ways you think are the possible ways to think, and remember you have infinite limitless capacity to think greater than the greatest minds। उन्होंने कहा था सोचते रहो, keep thinking। मैं समय आने पे बताऊंगा, जो मुझे कुछ समझ आया है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 15वीं 16वीं शताब्दी तक अगर आप ईसाई हैं तो आप कोई भी अपराध कर सकते थे और बाद में चर्च को पैसे देकर फिर निरपराध यानी इनोसेंट बन सकते थे। जी, चर्च वालों ने पैसे लेके पाप माफ कराने की स्कीम चला रखी थी। जी, इसे सेल ऑफ इंडल्जेंसेस कहा जाता था। क्रिश्चियनिटी के अनुसार अगर आपने कोई सिन कर दिया है तो आपको मरने के बाद इसकी सजा हेल में मिलेगी। इससे बचने का जुगाड़ था कि भाई पेनेंस कर लो, यानी प्रेयर, फास्टिंग और गुड वर्क्स कर लो। पर बहुत सारे ईसाई ऐसे भी थे कि भाई पेनेंस पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। चर्च वालों को इसमें धंधा दिखा, आपदा में अवसर दिखा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो चर्च है हमारे पास मेरिट का खजाना है। चर्च क्लेम टू होल्ड द ट्रेजरी ऑफ मेरिट विच वाज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट फिल्ड विद एक्स्ट्रा गुड डीड्स ऑफ जीसस, मैरी एंड सेंट्स, एंड द पोप एज द होल्डर ऑफ कीज कुड withdraw merit from this bank and apply it to a sinner to shorten their time in purgatory। In short, चर्च एक बैंक है जिसमें जीसस, मैरी और अन्य ईसाई सेंट्स के अच्छे कर्म रखे हुए हैं। इस बैंक की चाबी पोप के पास है। वो अगर चाहे तो अच्छे कर्मों को निकाल के आपके बुरे कर्मों को काउंटर बैलेंस कर सकता है। जैसे मानो किसी ईसाई ने 5 पाप कर दिए तो पोप चाहे तो अच्छे कर्मों की एफडी में से 5 अच्छे कर्म निकाल के आपके पापों को मिटा सकता है। जी, हंसिए मत, ये हकीकत में होता था। इसी राइचियसनेस और सिंस की सेल परचेस को इंडल्जेंसेस कहते थे, आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि पोप लियो एक्स को रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाने को पैसे चाहिए थे। ऐसे ही एक अल्बर्ट ब्रेडनबर्ग नाम का जर्मन आर्क बिशप हुआ। उसने आर्क बिशप बनने के लिए काफी उधार ले रखा था, रिश्वत देनी पड़ी होगी, तो भाई वो चुकाने को उसको पैसों की जरूरत थी। तो इन दोनों रंगा बिल्लाओं ने, पोप ने और इस आर्क बिशप ने, भाई आपस में एक डील करी कि भाई इंडल्जेंस बेचते हैं, जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 बांट लेंगे। इन्होंने बाकायदा इंडल्जेंसेस बेचने के लिए जॉन टेडजल नाम का एक मार्केटिंग मैनेजर भी रखा, और ही वाज अ मास्टर सेल्समैन हु यूज्ड फियर एंड गिल्ट टू ड्राइव सेल्स। इंडल्जेंसेस बेचने के लिए उसने बाकायदा एक जिंगल भी लिखा जिसकी एक लाइन थी, एज सून एज द कॉइन इन द कॉफिन रिंग्स द सोल फ्रॉम परगेटरी स्प्रिंग्स। इतना ही नहीं, ये टेडजल कितना हैवी सेल्समैन था कि उसने ईसाइयों को उनके मर चुके रिलेटिव्स के सिंस को समाप्त करने और जीवित रहते हुए जो फ्यूचर में सिंस कमिट करेंगे, इन दोनों को माफ करने के लिए भी इंटेलिजेंसेस बेचने शुरू कर दिए। मेरे गुरु ने मुझे इन अब्राहमिक फेथ्स के बारे में बहुत पहले बताया था कि ये सारे अब्राहमिक फेथ्स जो हैं ये रिलीजन्स नहीं हैं, ये केवल टिथे और जकात के रूप में पैसे देकर अपराध करने का लाइसेंस खरीदने की दुकानें भर हैं। पोप और चर्च वाले इंडल्जेंसेस बेच के दबा के पैसा पीट रहे थे, मस्त लूट को एंजॉय कर रहे थे। तभी मार्टिन लूथर नाम का एक हर्डल आ गया। उसने पोप के इस फ्रॉड को देख लिया। उसने कहा कि भाई ये तो करप्शन है, भाई ये तो फॉर्जरी है। उसने कहा कि जब ईसाईयत ही कहती है कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, तो फिर ये कौन से सिन माफ करवाए जा रहे हैं पैसे लेके। लूथर ने यही सिंपल सा सवाल चर्च वालों से पूछा कि इफ जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई आवर डेट फॉर सिंस हैज ऑलरेडी बीन पेड। और मार्टिन लूथर ने अपना पूरा आर्गुमेंट इसी एक लाइन, जीसस डाइड फॉर योर सिंस, को बनाया। इसी को आधार बना के लूथर ने 1517 में चर्च के फ्रॉड्स को उजागर करते हुए 95 पॉइंट्स का डिस्पुटेशन ऑन द पावर एंड एफिकेसी ऑफ इंडल्जेंसेस नाम का एक डॉक्यूमेंट छाप दिया। और जर्मनी के तब के सबसे फेमस विटनबर्ग की ऑल सेंट्स चर्च, जिसे कैसल चर्च भी कहा जाता था, उसके गेट पे 95 सवाल चिपका दिए। द चर्च डोर वाज इसेंशियली द यूनिवर्सिटीज बुलेटिन बोर्ड। जो लोग अगली सुबह चर्च आए उन्होंने वो सवाल पढ़े और ऐसा कहते हैं कि दिस एक्टेड एज स्पार्क दैट परमानेंटली स्प्लिट द वेस्टर्न चर्च एंड रीशेप्ड यूरोपियन हिस्ट्री। बाद में इन सवालों को जर्मन में भी ट्रांसलेट किया गया, जिसके बाद दे बिकेम द मैनिफेस्टो फॉर रेवोल्यूशन। लूथर ने जब ये सवाल चिपका दिए तो पोप लियो एक्स ने मार्टिन लूथर को ईसाईयत से एक्स कम्युनिकेट करने की धमकी देते हुए एक पेपल बुल जारी कर दिया।
एक्स कम्युनिकेशन को आप 16वीं सदी की चर्च का सबसे खतरनाक हथियार, काइंड ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शन भी कह सकते हो। एक्स कम्युनिकेशन वाज लीगल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डेथ सेंटेंस। चर्च के इस एक्स कम्युनिकेशन वाले न्यूक्लियर वेपन का जवाब लूथर ने ड्रॉपिंग द माइक स्टाइल में दिया। उसने विटनबर्ग में लोगों की भीड़ बुलाई और तब के ईसाई वर्ल्ड के सबसे पावरफुल व्यक्ति, पोप के सबसे बड़े हथियार पेपल बुल को पब्लिकली सबके सामने जला दिया। दिस वाज एन ओपन एक्ट ऑफ रिबेलियन। 3 जनवरी 1521 को पोप ने फाइनली मार्टिन लूथर को क्रिश्चियनिटी से एक्सकम्युनिकेट कर दिया। पोप को लगा कि भाई एक्सकम्युनिकेट करने के बाद जर्मन्स उसे शरण नहीं देंगे, दे विल अबैंडन हिम आउट ऑफ फियर, पर ऐसा हुआ नहीं। अब पोप खुद तो लूथर को अरेस्ट कर नहीं सकता था, तो उसने रोमन एम्परर चार्ल्स V से लूथर को अरेस्ट करने को कहा। रोमन एम्परर ने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए सिटी ऑफ वॉर्म्स में एक असेंबली बुलाई। इस असेंबली में प्रिसाइडिंग अथॉरिटी खुद चार्ल्स V था। इस असेंबली में रोमन एम्परर को इलेक्ट करने वाले 7 प्रिंस इलेक्टर्स भी आए थे। इसके अलावा पेपल लीगेट्स यानी द प्रोसिक्यूटर्स भी थे। पोप खुद नहीं था, पर उसने अपने टॉप लीगल माइंड गिरालेमो एलिंद्रो को एज अ मेन प्रोसिक्यूटर भेजा था टू एंश्योर दैट द एम्परर फॉलोड थ्रू विद द कन्विक्शन। इन सब के अलावा ऑडियंस में सैकड़ों पावरफुल फिगर्स थी, जिनमें 50 प्रिंसेस, 130 डेलीगेट्स फ्रॉम फ्री सिटीज यानी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेल्दी ट्रेड सिटीज लाइक न्यूरमबर्ग एंड फ्रैंकफर्ट etc. शामिल थे। इनके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, विनीस का रूलिंग एलिट भी प्रेजेंट था टू सी इफ द एम्पायर वाज अबाउट टू फ्रैक्चर। वहां उस सभा में लूथर से 2 सवाल पूछे गए। Are these your books? Do you recant what you have written in them? लूथर ने पहले सवाल का जवाब हाँ और दूसरे का जवाब ना में दिया। साथ ही उसने कहा कि Unless I am convinced by the testimony of scriptures, I cannot and I will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I can do no other. God help me, Amen. ये जवाब सुनते ही जो एम्परर था वो गुस्से से आग बबूला हो गया, and he issued an edict of Worms which made Luther a secular outlaw, जिसका मतलब था कि लूथर को कहीं भी कोई भी शरण नहीं देगा। उसकी लिखी सारी किताबें जला दी जाएंगी। साथ ही 21 दिन का पीरियड बीतने के बाद कोई भी कहीं भी लूथर की हत्या कर सकता था। It made it legal for anyone to kill him without being charged with a crime. इनफैक्ट जो भी मार्टिन लूथर की हत्या करता, रोमन एम्परर उसको थैंक यू बोलता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद भी मार्टिन लूथर उस चर्च से जिंदा कैसे बच गया जिसने गैलीलियो, ब्रूनो, हेप्तिया, जॉन ऑफ आर्क, बरूच स्पिनोजा और विलियम टिंडले समेत न जाने कितने लोगों को जहर देके या किसी को जिंदा जलवा के मार दिया, क्योंकि ये सब चर्च से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे थे। यही नहीं, मिडिवल टाइम्स में चर्च वालों ने विच हंटिंग के नाम पे लगभग 25-30 लाख तो महिलाओं को जिंदा जला के मार दिया था। वो चर्च वाले मार्टिन लूथर को क्यों नहीं मार पाए, जिसके कारण क्रिश्चियनिटी के 2 टुकड़े हो गए। ये किस्सा क्रिश्चियनिटी के 2 टुकड़े होने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। रोमन एम्पायर में एक टेरिटरी थी जिसे इलेक्टोरेट ऑफ सैक्सनी कहा जाता था। उस टेरिटरी का रूलर था फ्रेडरिक III, जिसे फ्रेडरिक द वाइज नाम से भी जाना जाता था। रोमन एम्परर को जो 7 इलेक्टोरेट चुनते थे, सैक्सनी उनमें से एक था। जब पोप ने 1518 में लूथर को हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया, तब किसी के हेरेटिक डिक्लेयर होने के बाद का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या था कि भाई जिसे हेरेटिक डिक्लेयर किया जाएगा उसे ट्रायल के लिए रोम भेज दिया जाता था। एंड इन रोम एग्जीक्यूशन ऑफ हेरेटिक वाज ऑलमोस्ट सर्टेन। यहीं पे पहली बार फ्रेडरिक द वाइज स्टेप्ड इन एंड इंसिस्टेड ऑन अ जर्मन ट्रायल फॉर अ जर्मन सब्जेक्ट। उसने कहा कि लूथर जर्मन है तो उसका मुकदमा भी जर्मन कानून के अनुसार जर्मनी में ही चलेगा। दूसरी बार जब 1521 में पोप के कहने पर रोमन एम्परर ने डाइट ऑफ वॉर्म्स बुलाई, सिटी ऑफ वॉर्म्स में असेंबली बुलाई, तो वहां जो 7 इलेक्टर्स प्रेजेंट थे उनमें फ्रेडरिक भी एक था। यही नहीं, उसने लूथर के वहां आने से पहले ये एंश्योर किया था कि मार्टिन लूथर को सेफ कंडक्ट पास के अंतर्गत ही यहाँ लाया जाए। सेफ कंडक्ट पास का मतलब था कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो ट्रायल के लिए आएगा, टेस्टिफाई करेगा, गिरफ्तार नहीं होगा, किडनैप नहीं होगा, ना ही उसे एग्जीक्यूट करा जाएगा और वो वापस अपने देश लौट सकेगा। A safe conduct pass was a kind of a legal shield in the form of an official document. It guaranteed that a person accused of a crime could travel to a trial, testify and return home without being arrested, kidnapped or executed along the way. In Luther's case, it was the only thing standing between him and a burning stake. लूथर को ये सेफ कंडक्ट पास फ्रेडरिक के कारण ही मिला था। तीसरी बार जब डाइट ऑफ वॉर्म्स के बाद लूथर को आउटलॉ घोषित कर दिया गया था और 21 दिन का सेफ कंडक्ट पास एक्सपायर होने के बाद उसकी किलिंग लीगल डिक्लेयर कर दी गई थी, तो जब लूथर अपने घर लौट रहा था तो चर्च वाले उसके हर एक कदम को फॉलो कर रहे थे। फ्रेडरिक द वाइज इस बात को जानता था कि चर्च वाले या रोमन एम्परर के सैनिक इसे रास्ते में ही मार देंगे। उसे डर था कि कहीं 21 दिन पूरे होने से पहले ही इसे रास्ते में न मार दिया जाए, क्योंकि ठीक 100 साल पहले चर्च वालों ने ऐसे ही एक सेफ कंडक्ट पास को ये कह के तोड़ दिया था
कि ये आउटलॉस पे लागू नहीं होता। फ्रेडरिक ने लूथर को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने प्लान बनाया कि लूथर की फेक किडनैपिंग का। जब लूथर एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक नकाबपोश घुड़सवारों ने उसके काफिले पे हमला किया और उसे किडनैप करके ले गए। ये प्लान इतनी मेटिकुलसली एग्जीक्यूट किया गया था कि लूथर के दोस्तों को लगा कि पोप के असैसिन्स ने लूथर की हत्या कर दी है या उसको बंदी बना लिया है। रूमर्स ऑफ हिज डेथ स्प्रेड अक्रॉस यूरोप कॉजिंग मॉर्निंग एंड राइट्स। इधर फ्रेडरिक द्वारा भेजे गए किडनैपर्स लूथर को वाइटबर्ग कास्टल नाम के एक मैसिव किले में लेके पहुंच गए। ये मैसिव फोर्ट्रेस फ्रेडरिक का सबसे शक्तिशाली और मजबूत किला था, इम्प्रेग्नेबल, अभेद। यहाँ लूथर का भेष बदलवा के द नाइट जॉर्ज नाम की एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उसको दी गई और अगले 10 महीने मार्टिन लूथर इसी किले में फ्रेडरिक के सैनिकों की सुरक्षा में द नाइट जॉर्ज नाम की एक फेक आइडेंटिटी के साथ रहा। यहाँ उसने न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा से कॉमन जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अब बाइबल में क्या लिखा है जानने के लिए जर्मन्स को चर्च की जरूरत ही नहीं थी। उसी किले से लूथर ने दर्जनों चिट्ठियां और पैम्फलेट्स लिखे विच वर स्मगल्ड आउट एंड प्रिंटेड प्रूविंग ही वाज अलाइव एंड was the leader of the cause। और फाइनली जब पॉलिटिकल क्लाइमेट मार्टिन लूथर के पक्ष में पूर्णतः शिफ्ट हो गया, तब वो किले से बाहर निकला। ही रिटर्न बैक टू पब्लिक लाइफ इन 1522। 11 महीने तक वाइटबर्ग कास्टल नाम के किले में अंडरग्राउंड रहने के बाद ही फाइनली रिटर्न टू विटनबर्ग, द हार्ट ऑफ द मूवमेंट। और यहीं से चर्च टूटा और दूसरे नए फैक्शन का जन्म हुआ जिसे हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी नाम से जानते हैं। अब अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती हैं। अगर फ्रेडरिक द वाइज नहीं होता और अगर उसके पास वाइटबर्ग कास्टल नाम का मैसिव फोर्ट्रेस नहीं होता तो चर्च वाले मार्टिन लूथर को कब का मार चुके होते, जिंदा जला चुके होते, उसे निपटा चुके होते और शायद क्रिश्चियनिटी के 2 टुकड़े नहीं हुए होते। यानी फ्रेडरिक और किले के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ। दूसरा, क्रिश्चियनिटी के टूटने में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ने प्ले किया तो वो था जोनास गुटनबर्ग द्वारा इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। आप ये कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर वेस्टर्न वर्ल्ड का पहला मीडिया सेंसेशन था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार लूथर से 60 वर्ष पहले हो चुका था, बट लूथर वॉज द फर्स्ट टू यूज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। प्रिंटिंग प्रेस के कारण ही उसकी 95 थीसिस जर्मन भाषा में ट्रांसलेट होकर पूरे जर्मनी में घर घर मात्र 2 हफ्तों में पहुंच चुकी थी। लूथर की प्रिंटिंग प्रेस ने कितनी सहायता की थी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1517 से 1546 के बीच जर्मनी से छपी टोटल बुक्स में से 1/3 बुक्स वर पब्लिश्ड बाय लूथर अलोन। नाउ कट बैक टू रिलीजन के बुरके में घूम रहा माफिया गैंग वर्सेस इस्लामोफोब्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। लूथर के पास प्रिंटिंग प्रेस थी तो हमारे पास इंटरनेट नामक अवतार है। लूथर के पास फ्रेडरिक द वाइज था जिसके पास वाइटबर्ग कास्टल नाम का एक मैसिव फोर्ट्रेस था जो काइंड ऑफ सेफ हाउस था जहां लूथर को कोई खरोच भी नहीं मार सकता था। हम पे ये दोनों चीजें मिसिंग हैं। हमारे पास ना तो कोई फ्रेडरिक द वाइज जैसा कोई शक्तिशाली राजा है और ना ही कोई वाइटबर्ग कास्टल जैसा किला है जहां हम रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग के खिलाफ 95 थीसिस टाइप डॉक्यूमेंट लिखने वाले अपने मार्टिन लूथर को रख सके, जहां से उसे कोई ना तो गिरफ्तार कर सके और ना ही कोई उसे चाकू से गोद के उसकी हत्या कर सके। एक ऐसा किला जहां एक बार अगर वो पहुंच जाए तो तब के रोमन एम्परर जैसा आज का धिम्मी रूलिंग एलीट और सलीम वास्तविक और सलमान रश्दी पे जिहाद अटैक करने वाले ज़ॉम्बीज भी ना पहुंच सके। आप इसकी चिंता ना करें कि भाई हमारा मार्टिन लूथर कौन होगा। आई नो द वन हु विल बी टू माफिया गैंग मैस्करेडिंग एज रिलीजन व्हाट लूथर वाज टू कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। बस हमको हमारे किले की आवश्यकता है। इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग से लड़ने और लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक किला बनाना ही होगा। जिस दिन हमें हमारा फ्रेडरिक द वाइज मिल गया या कम से कम जिस दिन हम अपना वाइटबर्ग कास्टल बनाने में सफल हो गए, हम दुनिया भर के ज़ॉम्बीज को दिखाएंगे कि गुस्ताखी क्या होती है और कैसे की जाती है। उस दिन सही मायने में रेट्रीब्यूशन शब्द का अर्थ ये दुनिया जानेगी और उसी दिन धिम्मी काफी रूलिंग एलीट से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारे मन में हैं। टिल देन वन हु कांट बी नेम्ड वॉन्ट बी नेम्ड, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि दिस वॉर विल बी वॉन बाय दोज हु विल यूज देयर माइंड्स एंड विल नॉट बी गाइडेड बाय इमोशंस और विशफुल थिंकिंग। क्योंकि बिन किले के तो ये लड़ाई जीतना छोड़ो, लड़ भी नहीं सकेंगे हम ढंग से। आप इस किले को बनाने में कैसे सहयोग करना चाहेंगे हमें सूचित कर सकते हैं। जय श्री राम।